नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको विज्ञान विषय कराएंगे, जिसमें हम आपको पुष्प, फल और बीज का टॉपिक कराएंगे। और इसे हम बेसिक से कराएंगे, जो आपको सही से समझ में आए। क्योंकि हमारा पर्पज़ ये रहता है कि आपके सिलेबस और आपके पेपर में जो प्रश्न आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाते हैं, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। जो भी हम पढ़ाते हैं वो आपको याद रहे, यह हमारी कोशिश रहती है। देखते हैं दोस्तों, पुष्प 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 के बारे में समझते हैं। तने की शाखा पर तने की शाखाओं पर स्थित कलियां, जो तने की शाखाएं होती हैं उस पर स्थित कलियां, जो कली निकलती हैं, उनका जो रूपांतरण होकर पुष्प बन जाता है। आपने देखा होगा कि जो गुलाब का फूल है, पहले वह कली होता है, कली का ही रूपांतरण क्या होता है, पुष्प होता है। तो इस प्रकार आपने पुष्प के बारे में समझा। पुष्प जो पुष्प होता है वह पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प क्या होता है? पौधे का जनन होता है, जनन अंग होता है। इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। इसके द्वारा द्वारा क्या करते हैं? पौधे प्रजनन करते हैं। निषेचन के पश्चात निषेचन के पश्चात अंडाशय में फल विकसित होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय में क्या होता है? फल विकसित होता है। फल में एक या अनेक बीज होते हैं। फल में क्या होता है? एक बीज या अनेक बीज होते हैं। और बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नन्हे पौधे का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार आपने पुष्प के बारे में बेसिक नॉलेज ली। पुष्प क्या होता है? तने की शाखाएं होती हैं, उन पर जो कलियां निकली होती हैं, उनका रूपांतरण रूप है, वह क्या? पुष्प है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पुष्प के भाग। ये आपके पेपर में पूछा गया है कि पुष्प के भाग बताइए और उन्हें लिखिए। तो पुष्प के जो मुख्यतः भाग होते हैं वह चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। यहाँ पर इनके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर चित्र से समझेंगे। बाह्य दलपुंज, जो बाह्य दलपुंज होता है वह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। जब पुष्प कली रूप में होती है, जैसे गुलाब का आपने फूल देखा होगा, तो उससे पहले गुलाब की जो कली होती है उस पुष्प को जो ढका रहता है, बंद रहता है, तो ऊपर से जो जो उसके हरे हरे जो पंखुड़ी टाइप की जो उसे ढके रहती हैं, तो वो क्या होती हैं? बाह्य दलपुंज होते हैं। तो यह हरे रंग का होता है, कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। क्या? बाह्य दलपुंज क्या होता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, यह हरे रंग का होता है और कली अवस्था में यह सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखते हैं दलपुंज। दलपुंज क्या होता है? यह रंगीन होता है। जैसे जब पुष्प खिलता है तो उसमें जो पंखुड़ी टाइप की होती हैं वो क्या होती हैं? दलपुंज होती हैं। और सबसे नीचे जो हरे हरे पत्ते से दिखाई देते हैं वो बाह्य दलपुंज होते हैं। उसके बाद आपके क्या होते हैं? दलपुंज होते हैं। तो यह रंगीन होता है। इसे पुष्प की पंखुड़ी भी कहते हैं। यह क्या करता है? कीटों को परागकण के लिए आकर्षित करता है। कौन? दलपुंज। तो आपने बाह्य दलपुंज देखा और दलपुंज को समझा। अब समझते हैं पुंकेसर। यह क्या होता है? यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि पुष्प का नर जनन अंग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? पुंकेसर होता है। तंतु तथा परागकोश इसका भाग होते हैं। जो तंतु और परागकोश इसका भाग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्त्री केसर। जो स्त्री केसर है यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। स्त्री केसर क्या होता है? यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र इसके भाग होते हैं। तो आपने देखा बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। जो बाह्य दलपुंज था तो वो
जब कली अवस्था होती है तब उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो हरी हरी पंखुड़ी कह सकते हैं हम, तो वो क्या होती हैं, बाह्यदल पुंज। जब पुष्प खिल जाता है, हम गुलाब के फूल का एग्जाम्पल अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, तो उसमें जब गुलाबी गुलाबी जो पत्तियां या पंखुड़ी टाइप की जो होती हैं फूल में, वह क्या होती हैं, दलपुंज होती हैं। उसमें एक पुंकेसर और एक स्त्री केसर भाग होता है। यह पुष्प का नर जननांग होता है, वह पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर जननांग होता है। और स्त्री केसर पुष्प का मादा जननांग होता है। अब चित्र से समझते हैं, ये चित्र है, इस चित्र से समझते हैं। ये गुड़हल का फूल को अनुप्रस्थ काट है, आधा काट के यहाँ पर दिखाया गया है, गुड़हल का ये। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, ये स्त्री केसर है। जो स्त्री केसर कितना है, ये है। स्त्री केसर में क्या है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये स्त्री केसर के अंतर्गत आते हैं। ये पुष्प का मादा जननांग है। और परागकोश और तंतु ये पुंकेसर के अंतर्गत आते हैं। और पुंकेसर क्या है, पुंकेसर क्या है, पुष्प का नर जननांग है। तो आपने ये देखा, और ये हमने बताया था बाह्यदल पुंज। ये फूल के जो सबसे बाहरी, बाहर में हरी हरी जो पंखुड़ी टाइप की होती हैं वो बाह्यदल पुंज होती हैं। और दल पुंज क्या होता है, जो पुष्प की जो पंखुड़ी होती हैं, जो पुष्प की जो पंखुड़ी हैं, ये गुड़हल का फूल है, उसमें जो पंखुड़ी है वो दलपुंज है। तो आपको हमने चार भाग बताए, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। एक प्रश्न और पूछा जाता है, अगर आपके में पूछा जाए कि ना पुष्प का नर जननांग और ऑप्शन में पुंकेसर ना हो तो पुमांग देख लेंगे, पुमांग भी होता है, इसे पुमांग भी कहते हैं। और स्त्री केसर को जायांग भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प और दो लिंगी पुष्प की आपके में डेफिनेशन पूछी गई है। तो आप देख लें, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, जब पुष्प में पुंकेसर, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से एक जननांग उपस्थित होता है। या तो पुष्प में क्या होगा, स्त्री केसर होगा, या फिर जायांग उपस्थित, सॉरी, या पुंकेसर या स्त्री केसर, कोई एक होगा जननांग उपस्थित होगा, तो उसे क्या कहते हैं, पुष्प एकलिंगी कहलाता है। जैसे पपीता का होता है, उसमें क्या है, एक पेड़ होगा, उस पर केवल नर जननांग होंगे, और एक दूसरा पेड़ होगा, उस पर केवल स्त्री जननांग के पुष्प होंगे। तो इस प्रकार पपीता और तरबूजा इसके अंतर्गत आते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं एकलिंगी पुष्प को। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से एक जननांग उपस्थित होते हैं तो पुष्प एकलिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूजा। दोलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प भी कहते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, जब दोनों उपस्थित होते हैं तो द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जब दोनों ही उपस्थित होते हैं, अभी हमने आपको जो गुड़हल और सरसों इसके अंतर्गत आते हैं, और अभी हमने आपको गुड़हल के फूल के बारे में बताया था जिसमें दोनों ही जननांग उपस्थित थे। कौन कौन से, स्त्री केसर और पुंकेसर, यानी मादा जननांग और नर जननांग दोनों ही उपस्थित हैं। और पपीते में क्या होगा, केवल या तो ये इसमें स्त्री केसर होगा या पुंकेसर। उसमें पपीते में क्या होता है, एक पेड़ पर केवल नर फूल होते हैं, यानी नर जनन अंग वाले फूल होंगे, और जो दूसरा पेड़ होगा उस पर केवल मादा जनन अंग वाले पुष्प होंगे। तो आप समझ गए एक लिंगी और दो लिंगी पुष्प के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पराग, परागण।
परागण किसे कहते हैं, ये आपके में डेफिनेशन पूछी गई है परागण के बारे में। परागकण, जो परागकण होते हैं, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। पहले पुष्प में समझते हैं। यहाँ पर बताया गया है जो परागकण हैं, परागकण हैं, जैसे यहाँ पर जो परागकोश है, यहाँ पर जो परागकोश है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो परागकोश है, जो परागकोश है, ये परागकोश है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये परागकोश है। इसमें क्या है, छोटे छोटे परागकण, परागकण हैं इसमें। परागकोश में क्या है, छोटे छोटे कण हैं। कौन से, परागकण हैं। तो जब ये परागकण इस वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कौन सी है, ये वाली वर्तिकाग्र है, जब ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो यही क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। जब इसमें पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे करके इसमें अंदर आएंगे, कहाँ पर पहुंच जाएंगे, अंडाशय में। ये अंडाशय है, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो आप समझ गए परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना जो क्रिया होगी वह क्रिया कौन सी होगी, परागण की क्रिया है। तो देखते हैं, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। तो जो आपके परागण हैं वह दो प्रकार के होते हैं, या तो स्व परागण या पर परागण। देखते हैं दोस्तों, पर परागण और स्व परागण में समझते हैं दोनों में क्या अंतर है। दोनों की डेफिनेशन पूछी जाती है। जब किसी पुष्प के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। तो अभी हमने आपको जो एग्जाम्पल दिया है ये सुपरागण का है, क्योंकि इसमें नर जननांग हैं और मादा जननांग हैं। तो यहाँ इसके कण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे तो यह स्वपरागण कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पर परागण। जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह क्रिया पर परागण कहलाती है। अगर उसी पुष्प पर गिरे, अगर उसी पुष्प पर गिरे तो स्वपरागण, अगर उसी जाति के अन्य पुष्प पर गिरे तो पर परागण कहलाती है। तो इस प्रकार आपने देखा स्वपरागण और पर परागण। अब देखते हैं पर परागण। स्वपरागण तो सीधे सीधे आप देखते हैं कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण गिर जाएं तो स्वपरागण। और पर परागण क्या होगा, उसी उसी जात के पुष्प पर, उसी जात के पुष्प पर क्या है, जो आपके परागकण हैं वो वर्तिकाग्र पर जाके गिरे। तो यानी पुष्प अलग है, कोई एक अलग पुष्प है, दूसरा अलग पुष्प है, एक के परागकण दूसरे की वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाएंगे। लेकिन अब ये इसके माध्यम हैं या कुछ विधियां हैं कैसे कैसे गिरेंगे। तो ये जल द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा या जंतु द्वारा ले जाए जाएंगे। तो इस प्रकार आपने देखा जल द्वारा, जो आपके कौन सा पौधा होता है जिसमें जल द्वारा आपका पर परागण होता है, तो ये आपके पेपर में पूछा गया है। तो आप लिख सकते हैं बेलिस नेरिया। बेलिस नेरिया का जो पौधा है उसमें जल द्वारा परागण होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, यानी जल के माध्यम से जो परागकण हैं वो जल के माध्यम से दूसरे पौधे पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कीटों द्वारा। कीटों द्वारा आपके बेला, रात की रानी, ये सभी जो पौधे हैं इनमें जो परागण की क्रिया होती है वो क्या है, कीटों के माध्यम से होती है। तो इसे क्या कहेंगे, ये पर परागण के अंतर्गत आएंगे। वायु द्वारा देखते हैं, जब हवा चलती है तो क्या है, मक्का के खेत में ये क्या होता है,
वायु के द्वारा पर परागण होता है। मक्का, गेहूँ, बाजरा, इसमें क्या है, जो परागण की क्रिया है वह वायु द्वारा होती है। और जंतु द्वारा क्या है, ये आपके पेपर में पूछा गया है। रेप्टे रेप्टेसिया जो पुष्प है, जो रेप्टेसिया, उसमें जंतु द्वारा होता है, जंतु द्वारा परागण। तो इस प्रकार आपने पर परागण की विधियां देखी, जल द्वारा, कीट द्वारा, वायु द्वारा और जंतु द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं स्व परागण के लाभ क्या हैं। स्व परागण के लाभ, स्व परागण में क्या है, बीजों में पैतृक गुणों की शुद्धता बनी रहती है। बीजों में पैतृक गुण होते हैं तो उसकी शुद्धता बनी रहती है, यानी कि उसमें जो बीज बनेंगे स्व परागण से, तो उसमें क्या होगा कि जो उसके लक्षण होंगे, जो उसके लक्षण होंगे वो नेक्स्ट बीज में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, कीटों को आकर्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये लाभ है। इसमें क्या है, कीटों को आकर्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्व परागण है तो उसी फूल पर परागकण उसी फूल की वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे, तो स्व परागण हो जाएगा, जिसमें कीट के आकर्षण करने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि पर परागण में क्या होता है, कीटों को आकर्षण करने की आवश्यकता होती है परागकण की क्रिया के लिए, क्योंकि एक पुष्प से परागकण कीटों के पैरों में चिपक जाते हैं और दूसरे पे जब बैठते हैं कीट तो उस पर पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर दूसरे पुष्प की। तो इस प्रकार इसमें क्या है कि कीटों को आकर्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्व परागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्व परागण में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है। और पर परागण में क्या है कि माध्यम की आवश्यकता होती है। जल है, वायु है, जंतु हैं, कीट हैं, ये सभी माध्यम हैं और इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। स्व परागण में परागकण कम नष्ट होते हैं। जो स्व परागण होता है उसमें जो परागकण होते हैं वो कम नष्ट होंगे, क्योंकि उसी पुष्प पर गिरना है। और इसमें क्या है, दूसरे पुष्प तक जाने के लिए दूरी तय करनी पड़ेगी, तो परागकण होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। देखते हैं दोस्तों स्व परागण की हानियाँ क्या होती हैं। जब लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी होंगी। स्व परागण से उत्पन्न बीज हल्के, छोटे तथा संख्या में कम होते हैं तथा इन बीजों से उत्पन्न पौधे कमजोर होते हैं। ये क्या है, हानियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्व परागण से बीजों की उन्नतशील जातियाँ प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। ये आपकी हानियाँ हैं दो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पर परागण के लाभ। पर परागण से रोग अवरोधक पौधों की जातियाँ तैयार की जाती हैं। यानी पर परागण से क्या होगा, जो पौधे उत्पन्न होंगे, यानी एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर जाएंगे, तो जो नया पौधा बनेगा या नया बीज बनेगा, उससे जो नया पौधा बनेगा तो उससे क्या होगा, तो उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पर परागण से उत्पन्न बीज स्वस्थ, बड़े व संख्या में अधिक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पर परागण से बीजों की उन्नतशील जातियाँ प्राप्त होती हैं, यानी प्राप्त हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने पर परागण के लाभ देखे। अब देखते हैं पर परागण से हानियाँ। पर परागण से क्या हानियाँ हैं। पर परागण माध्यम पर निर्भर रहता है। अगर माध्यम में कोई प्रॉब्लम आ गई तो पर परागण की क्रिया पूरी नहीं होगी। पर परागण में जो पैतृक गुण हैं उसकी शुद्धता नहीं होती है। तो ये आपकी क्या है, पर परागण की हानियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये चित्र है, इसमें ये स्व परागण है और ये पर परागण है। यहाँ पर दिखाया गया है पर परागण में क्या है, दो फूलों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर एक एक जो चित्र में दोनों ही चीज़ दिखाई गई हैं। हम आपको पहले पर परागण बताते हैं। ये दो पुष्प हैं, यहाँ इसके जो पराग कोश हैं उसमें पराग कण बड़े हैं। जो पराग कोश है उसमें छोटे छोटे परागकण हैं। वह परागकण एक पुष्प के क्या है, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाते हैं, जिससे क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी और अंडाशय में बीज का निर्माण होगा, तो बीज से नया पौधा बनेगा। तो ये क्रिया हुई दो पौधों के बीच में, वो पर परागण की क्रिया है। और यहाँ पर क्या है, इतना आप देखेंगे, इतना आप देखें तो ये स्व परागण की क्रिया हमने आपको बताई थी।
कि एक के परागकण उसी पुष्प के परागकण और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो यह स्वपरागण कहलाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे चित्र से भी, और हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक निषेचन। निषेचन देखते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मेल या फिर हम कह सकते हैं संयोग को निषेचन कहते हैं। और ये डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी गई थी। उसमें विकल्प में पूछा गया था कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मेल या संयोग को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया समझते हैं। निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। अंडाशय में होती है। परागकण के फलस्वरूप जब परागण परागण के फलस्वरूप परागण में क्या हुआ था कि आपके परागकण जो परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, फिर वो अंदर चले जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, परागकण परागण के फलस्वरूप दो युग्मक अवस्थित रहते हैं। इसमें देखते हैं, परागण के फलस्वरूप दो नर युग्मक अंडाशय में प्रवेश करते हैं। परागण क्रिया हुई थी उसमें क्या होगा, दो नर युग्मक अंडाशय में प्रवेश करेंगे। इसमें से पहले से ही तीन मादा युग्मक अवस्थित रहते हैं। अंडाशय में पहले से ही मादा मादा तीन युग्मक उपस्थित रहते हैं। एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज बना लेता है। यानी एक मादा का युग्मक और एक नर का युग्मक, जो दो युग्मक जो परागकण हैं आपके, वो वर्तिकाग्र पर जाएंगे और फिर अंदर केवल दो ही युग्मक पहुंच पाएंगे नर के, जिसमें से एक मादा युग्मक से संयोग कर लेगा और दूसरा क्या करेगा, दूसरा युग्मक बड़ा होकर भ्रूण का रूप बना लेता है और भ्रूण विकसित होने पर फल बनता है। वहाँ पर क्या करेगा, भ्रूण का रूप ले लेता है और भ्रूण विकसित होकर क्या है, फल बनेगा। और बचा हुआ जो आपके बच गया नर का युग, वो क्या करेगा, एक नर युग्मक दो मादा युग्मक से मिलकर भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। और यह भ्रूण जो आपका भ्रूण कोश है वह भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। तो इस प्रकार आपने देखा है इसमें क्या हुआ कि जो परागकण की जो क्रिया हुई उसके बाद दो नर युग्मक आपके अंडाशय में प्रवेश करते हैं। उसमें पहले से ही तीन मादा युग्मक उपस्थित रहते हैं। चित्र में देखते हैं, यदि चित्र में है, देखते हैं दोस्तों, चित्र से समझते हैं। ये आपका अंडाशय है, ये आपका क्या है, अंडाशय है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो हमने आपको निषेचन की क्रिया बताई थी, पहले क्या होगा, परागण की क्रिया होगी। परागण की क्रिया में क्या है, पराग कोश में, ये आपके पराग कोश हैं, पराग कोश में परागकण है। परागकण क्या होगा, वर्तिकाग्र पर जाएंगे। जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ से दो नर युग्मक अंदर जाएंगे। यहाँ पर कहाँ, अंडाशय में। और अंडाशय में पहले से ही तीन युग्मक हैं। कितने हैं, तीन हैं। और नर का एक मादा युग्मक से संयोग कर लेगा, ठीक है। और जो आपके मादा युग्मक दो बचे, उनसे एक अंडाशय का जो आपका संयोग होगा, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो भ्रूण होगा, पहले से तो भ्रूण का निर्माण होगा, दूसरे से क्या होगा, भ्रूण के लिए भोजन पहुंचाने की दूसरा क्या करेगा, जो दो युग्मक हैं मादा के और एक नर का युग्मक मिलकर क्या करेंगे, वहाँ पर भ्रूण के लिए भोजन का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार आपने पुष्प से समझ लिया कि ये अंडाशय है, यहाँ पर आपका बीज का निर्माण होगा धीरे धीरे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये आप समझ गए होंगे निषेचन की क्रिया, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। अब देखते हैं फल।
निषेचन के बाद पुष्प में मादा भाग का परिवर्तित रूप फल कहलाता है। निषेचन की क्रिया हो गई, उसके बाद आपके पुष्प में मादा भाग का परिवर्तित रूप फल कहलाएगा। फल का निर्माण अंडाशय में होता है। फल का निर्माण अंडाशय में होता है। परिपक्व अंडाशय ही फल होता है। जो परिपक्व अंडाशय है वही फल होता है। और फल के भाग होते हैं। फल के भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं मुख्यतः। एक होती है बाह्य परत। इसे हम आम, अब आम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई आम का फल है, उसमें क्या है, बाहर पहले छिलका होगा, फिर उसके बाद मध्य भाग होगा जिसमें गूदा होगा, पका हुआ ले सकते हैं आप। और अंदर अंत पर तो क्या होगी, गुठली होगी जिसे हम बीज कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे जो फल के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एक तो छिलका, गूदा, गुठली, यानी बाह्य परत, मध्य परत और अंत परत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फल के प्रकार। जो फल होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक सरस फल, एक शुष्क फल। सरस फल क्या होते हैं? पकने के बाद जो फल रसदार और गूदे वाले होते हैं उन्हें सरस फल कहते हैं, जैसे आम है, संतरा है। और शुष्क फल कौन से होते हैं? पकने के बाद जिन फलों की दीवारें शुष्क हो जाती हैं यानी सूख जाती हैं उन्हें शुष्क फल कहते हैं, जैसे सेम है, मटर है। इनकी क्या है, पकने के बाद जो दीवारें होती हैं वो शुष्क हो जाती हैं। तो इस प्रकार आपने फल के प्रकार देखे और फल के भाग भी देखे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बीज। बीज, आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था कि बीज के अंकुरण का चित्र बनाइए, तो हम आपको उससे भी समझाएंगे। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं बीज की। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से होता है। बीज के ऊपरी भाग, बीज के ऊपरी भाग में छोटा छिद्र होता है। जैसे चना का, आप चना लेंगे तो उसमें जो घुंडी टाइप की होती है उसमें छोटा सा छिद्र होता है जिससे उसमें पानी प्रवेश कर जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल करके देखें तो कच्चे जो चने होते हैं उसको पानी में डाल दें, रात भर डलने के बाद आप देखेंगे वो फूल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है उसके अंदर पानी पहुंच गया। तो पानी कहाँ से पहुंचता है? वही छिद्र से पहुंचता है। तो बीज के ऊपरी भाग में छोटा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। इसी छिद्र से बीज में अंदर जल जाता है। इसी छिद्र से क्या होता है? बीज में अंदर जल जाता है। इसी छिद्र से अंकुरण के समय मूलांकुर निकलता है। इसी छिद्र से क्या होता है? अंकुरण के समय मूलांकुर निकलता है। बीज को सुषुप्त पौधा कहा जाता है। ये आपके में प्रश्न पूछा गया था कि सुषुप्त पौधा किसे कहा जाता है, तो बीज को सुषुप्त पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बीज के प्रकार। एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। बीज के 2 प्रकार होते हैं। अगर जिसे आप फोड़ें तो जिसके 2 टुकड़े हो जाएं केवल, तो वह 2 बीजपत्री। जिसे फोड़ने पर 2 टुकड़े नहीं हो तो वो 1 बीजपत्री। समझते हैं दोस्तों? ऐसे बीज जिसमें एक बीज पत्र होता है, अर्थात जिसे 2 बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता या विभक्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? एक बीज पत्री कहते हैं। जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 बीज पत्री। ऐसे बीज जिसमें 2 बीज पत्र होते हैं, अर्थात जिसे 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसे क्या कहलाते हैं? 2 बीज पत्री कहलाते हैं। जैसे चना है, मटर है, सेम है, आम है। आम कैसे? आम की जो गुठली होती है या जो बीज होता है उसे फोड़ेंगे तो उसके 2 भाग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बीजों का प्रकीर्णन। और ये आपके लगभग प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा ही जाता है। या फिर फलों का प्रकीर्णन या बीजों का प्रकीर्णन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर प्रकीर्णन की विधियां समझते हैं। बीजों का अपने पौधे से अलग होकर दूर दूर तक वितरण होना क्या कहलाता है? बीज का प्रकीर्णन या बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों का अपने पौधे से अलग होकर दूर दूर तक वितरण होना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों के प्रकीर्णन की विधियां हैं और ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर में ये प्रश्न ज़्यादा पूछा ही जाता है।
बीजों के प्रकीर्णन की विधियाँ, बीजों के प्रकीर्णन की विधियाँ देखते हैं। वायु द्वारा प्रकीर्णन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो बीज पहुंचते हैं वो वायु द्वारा भी पहुंचते हैं, जल द्वारा भी, जंतुओं द्वारा, मनुष्य द्वारा, स्वयं स्वयं भी पहुंच जाते हैं स्फुटन द्वारा, स्वयं स्फुटन द्वारा। समझते हैं। वायु द्वारा बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। अगर वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीज पहुंचते हैं तो उसे वायु प्रकीर्णन कहते हैं। और जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीज पहुंचते हैं उसे जल द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं बीजों का। और जंतु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीज पहुंचते हैं उसे जंतु द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। मनुष्य द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीज पहुंचते हैं उसे मनुष्य द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं, बीजों का प्रकीर्णन। तो इस प्रकार आप देखें, हमने इसमें अंदर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर पूछा जाए कि वायु द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है इसके बारे में लिखिए तो आप लिख सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, शीशम है, सूर्यमुखी है, गेंदा है, कपास है। और जल द्वारा किस किस का होता है प्रकीर्णन, नारियल है, कमल है। जंतुओं द्वारा गोखरू है, मैरीगोल्ड है। मनुष्य द्वारा आम है। स्वयं स्फुटन द्वारा क्या होता है, मटर और सेम ये होते हैं। तो आपने बीजों के प्रकीर्णन की विधियां देखी और इनके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये बीज का चित्र है, ये आपके में पूछा गया है। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं कि बीज के अंकुरण का चित्र बनाइए। तो आप इस प्रकार बना सकते हैं, एक लाइन खींचेंगे, ये यह दर्शा रहा है कि ये ज़मीन के नीचे का भाग है ये, और ये ज़मीन के ऊपर का भाग है। तो इस प्रकार आप चित्र बना सकते हैं। थोड़ा अंकुरण, ये सेम का है, सेम का बीज है। थोड़ा सा अंकुरण, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर ऊपर ज़मीन के थोड़ा निकला, फिर ये ऊपर उठा और ये जड़ बन गई, और फिर ये थोड़ी पत्ती टाइप की बाह्यदल पुंज है ये, ऐसे करके हम कह सकते हैं। पुष्प नहीं है, जो आपके स्टार्टिंग में ऐसी पत्ती निकलती हैं, बाह्यदल पुंज नहीं कहेंगे क्योंकि वो पुष्प में होता है। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं इसको। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसी लगी वीडियो को शेयर कीजिए।